आज के वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारे आसपास की सभी चीजों में होती है, चाहे वो सन हो, वो हमारे शेल्फ पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो, वो डैम में रुका हुआ पानी हो, वो नदी में बहता हुआ पानी हो, या फिर वो पेड़ पे लगा हुआ कोई फल हो। इससे पहले कि हम एनर्जी को क्लासिफाई करें, चलिए देखते हैं एनर्जी है क्या। एनर्जी हमारे काम करने की क्षमता को कहते हैं, मतलब जितना वर्क हम कर सकते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। इसीलिए एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती हैं, जो कि है जूल। एनर्जी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पहले जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम देखते हैं ये केस जिसमें एक वाटर टैंक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरे होने की वजह से इसमें एक मास है, मतलब इसका कुछ वजन है। अब क्योंकि ये एक हाइट पे रखा हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट है h, ये कुछ सर्टेन हाइट पे रखा है और इस वजह से इसमें एक एनर्जी है, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से आती है या उसकी हाइट की वजह से आती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और भी टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हमें यह निकालना हो कि इस टैंक में कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो हम यूज करेंगे इसके फॉर्मूले को, जो होता है m इंटू जी इंटू एच। m इस वाटर टैंक का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि अर्थ के केस में कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इस वाटर टैंक की हाइट है ग्राउंड से। तो हम तीनों की वैल्यूज डाल करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस टैंक में है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट होती है जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी को हम अब ये रॉक के केस के साथ समझेंगे। ये रॉक एक पहाड़ पे रखा हुआ है और क्योंकि ग्राउंड से अगर हम देखें तो इस रॉक की एक सर्टेन हाइट है। इस हाइट की वजह से इस रॉक में एक एनर्जी मौजूद है, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम अभी इस रॉक को पुश करते हैं और ये रॉक रोल होता हुआ नीचे गिरता है, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो इस रॉक की एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। जो भी चीज मूव करती है वो एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करती है, तो ये रॉक एक सर्टेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसके मूवमेंट की वजह से या मूव करने की वजह से आती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको रिलीज करते हैं, ये रॉक नीचे जाकर के इस वॉल से टकराता है और वॉल को तोड़ देता है। इसने वॉल को क्यों तोड़ दिया? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। उस काइनेटिक एनर्जी को हमने यूज किया इस वॉल को तोड़ने के लिए। अब अगर हमें यह निकालना हो कि जब ये रॉक इस वॉल से टकराया था तो इस रॉक में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसके लिए हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, जो होता है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। v वेलोसिटी है रॉक की जब वो वॉल से टकराया था, और m रॉक का मास है। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में डाल दें तो हम निकाल सकते हैं कि रॉक में उस इंस्टेंट पे जब ये वॉल से टकराया तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। अब इस फॉर्मूले से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप मास को बढ़ा देते हो, मतलब रॉक जितना ज्यादा भारी होगा उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये मूव करेगा उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी।
इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। डैम्स में पानी को स्टोर करके रखा जाता है एक सर्टेन हाइट पे। ये हाइट टरबाइन के रिस्पेक्ट में होती है। यहां नीचे टरबाइन लगी रहती है और एक सर्टेन हाइट पे ये पानी स्टोर करके रखा जाता है। जब हम डैम के गेट को खोलते हैं और ये पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है तो इसमें एक वेलोसिटी होती है। ये एक सर्टेन वेलोसिटी से जाता है और टरबाइन्स की ब्लेड को रोटेट कर देता है, मतलब उनको घुमा देता है। जब टरबाइन की ब्लेड्स घूमती हैं, उनका रोटर घूमता है और वो रोटर कनेक्टेड होता है जनरेटर से। वो जनरेटर बिजली पैदा करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो इस केस में मैं एक बॉल को ऊपर की ओर उछाल रहा हूं। इस इंस्टेंट पे जब ये बॉल जस्ट मेरे हाथ से छूटी है तो इस बॉल में मैक्सिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। अब ये बॉल धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब ये ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो क्योंकि इसकी हाइट इस टाइम पे मैक्सिमम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो चुकी है बॉल की, बॉल ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाकर के रुक जाती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी टॉप मोस्ट पोजीशन पे और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे टुवर्ड्स जीरो की तरफ मूव करेगी। जब ये बॉल ऑलमोस्ट मेरे हाथ को हिट करने वाली होगी, उस टाइम पे अगर मैं देखूं इस बॉल को तो इस बॉल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है इस टाइम पे, और मिनिमम या फिर ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो हमें यह तो पता चल गया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है और यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कांस्टेंट होती है और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।